बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था डिटेक्शन ऑफ मल्टीकुलरिटी के मल्टीकुलरिटी को हम डाटा के अंदर अपने मॉडल के अंदर किस तरह डिटेक्ट करेंगे। उसके लिए 3 मेथड्स हमने पढ़े थे और आज हमारा 4th मेथड है जिसका नाम है ऑक्सिलरी रिग्रेशन। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ऑक्सिलरी रिग्रेशन होती क्या है। सिंपल रिग्रेशन में तो ये होता है कि हम y को रिग्रेस कर रहे होते हैं x वेरिएबल्स के ऊपर। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और x वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम रिग्रेस करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर और उसके लिए हम एक मॉडल बनाते हैं और मॉडल के हम क्वेश्चन ऑफ टर्मिनेशन भी चेक करते हैं, उनके एरर्स के सम वो भी चेक करते हैं कि ज़ीरो है कि नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर मिनिमाइज है कि नहीं, ये भी नहीं है कि नहीं, ये चीज़ें हम चेक करते हैं। आर स्क्वायर हम चेक करते हैं जिसको हम क्वेश्चन ऑफ टर्मिनेशन कहते हैं। आर स्क्वायर चेक करता है कि मॉडल हमारा कितने % फिट है, यानी कि मॉडल हमारा कितने % जो है ये वाई के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, वाई के अंदर जो वेरिएशन है उसको कितना वेरिएट कर रहा है। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.80 तो हम कहते हैं कि 80% वेरिएशन इन y इज ड्यू टू द x वेरिएबल, वो x वेरिएबल जो हमने मॉडल में ऐड किए हैं, एंड 20% इज ड्यू टू अदर वेरिएबल्स दैट इज नॉट इन द मॉडल और दैट इज ड्यू टू अदर बाय चांस या एरर। ये आर स्क्वायर की हम इस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑक्सिलरी रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन सेम वही चीज़ है। ऑक्सिलरी रिग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिग्रेस कर रहे होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे मॉडल के अंदर मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, y वेरिएबल है, x1 वेरिएबल है एंड x2 वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 है एंड x2 है। तो मल्टीकुलरिटी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि x1 वेरिएबल को रिग्रेस करूंगा x2 वेरिएबल के ऊपर। यानी कि सिंपल रिग्रेशन में तो ये करते थे कि y वेरिएबल उसको हमने डिपेंडेंट लिया और बाकी वेरिएबल इंडिपेंडेंट और उससे मॉडल बनाते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी रिग्रेशन में ये कर रहे हैं कि x1 वेरिएबल उसको एज ए y ट्रीट करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो x2 वेरिएबल है इसको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने ट्रीट करना है। अब इस तरह इनके अंदर मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने के बाद उसका हम आर स्क्वायर चेक करेंगे, यानी कि क्वेश्चन और टर्मिनेशन। क्वेश्चन और टर्मिनेशन हम चेक करेंगे जो भी इसकी वैल्यू है, 5 आए, 5% आए, 12% आए, 50, 70, 80 वट एवर द जो भी वैल्यू होगी। अब जो भी वैल्यू होगी तो इसको हम ये f आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हमने पुट करना है आर स्क्वायर की वैल्यू, इसको पुट करना है k यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स -2 डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय n यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस k नंबर ऑफ वेरिएबल्स टोटल वेरिएबल्स प्लस 1। तो इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने इसको चेक करना है क्या ये क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू है कि उससे कंपेयर करना है। क्रिटिकल वैल्यू यानी कि 5% या 10% या 2% या 1%। एफ के आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की होगी, एफ की टेबल से आप वैल्यूज लेते हैं 1%, 2% या 5%। उसके लिहाज से हम ये स्टैटिस्टिक की वैल्यू को चेक करते हैं। इफ द कंप्यूटेड एफ वैल्यू एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू, अगर कंप्यूटेड आपकी वैल्यू ये जो क्वेश्चन से आप बना रहे हैं ये एक्सीड कर जाए क्रिटिकल वैल्यू से एट द चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट इज टेकन टू मीन दैट द पार्टिकुलर इज कोलिनियर। अगर ये वैल्यू एक्सीड कर जाए सिग्निफिकेंट वैल्यू से तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कोलिनियरिटी मौजूद है, यानी कि जो 2 वेरिएबल हमने लिए थे एज ए जिनके ऊपर रिग्रेशन हमने ऑक्सिलरी रिग्रेशन बनाई थी यानी कि x1 और x2, तो हम कहेंगे इनके दरमियान कोलिनियरिटी मौजूद है। फर्दर हम 2 वेरिएबल्स नहीं, हम ज्यादा वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, यानी कि x1 को रिग्रेस किया गया, x2, x3, x4, x5 जो भी वेरिएबल हम सबके ऊपर भी रिग्रेस करके हम चेक कर सकते हैं कि डेटा के अंदर या मॉडल के अंदर कोलिनियरिटी मौजूद है, मल्टीकुलरिटी मौजूद है या नहीं। कोलिनियरिटी वर्ड तब बोला जाता है जब 2 वेरिएबल्स के दरमियान हम चेक करते हैं। मल्टीकुलरिटी वर्ड तब बोला जाता है जब हम 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीकुलरिटी को चेक करते हैं, उनके कोरिलेशन को चेक करते हैं। इसके अलावा एक और है वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर।
वो आप लोगों ने खुद करना है, बहुत ही आसान है। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर के उससे भी हम मल्टीकुलरिटी को चेक कर सकते हैं। ये आपको बुक के ऊपर 340 पेज के ऊपर मिलेगा। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, टॉलरेंस एंड वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर क्या होता है, उसमें जस्ट ये होता है कि 1/1 माइनस आर स्केयर, वो भी एक स्टैटिस्टिक है। आर स्केयर ये वही वैल्यू है जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन से कैलकुलेट की कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर भी जो आर स्केयर है ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन से कैलकुलेट किया गया है, और जो वीएफ है इसमें भी ऑक्सिलरी रिग्रेशन से वीएफ को कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1/1 माइनस आर स्केयर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर कहते हैं। अगर ये वैल्यू 10 से एक्सीड कर जाए, अगर वीएफ की वैल्यू 10 से इंक्रीज कर जाए तो हम कहेंगे कि डेटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद है। अगर ये 10 से एक्सीड नहीं कर रही तो हम कहेंगे मल्टीकुलरिटी इज नॉट स्वीर केस इन दिस मॉडल। अगर ये 10 से बिलो हो जाए, ऑब्वियसली 1 to 10 इसको कहा जाता है, तो इसको कह दिया जाता है कि ये मॉडरेट केस है फॉर द मल्टीकुलरिटी। और जब 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जी इसमें मल्टीकुलरिटी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, नो मल्टीकुलरिटी। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी, मैंने आपको बारहा कहा है कि बुक को काइंडली रीड आउट करें, बार बार कह रहा हूँ रीड आउट करें, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉट रिटन। मेरे पास ये जो ये मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स थोड़े से लिख लेता हूँ, यानी कि जो बुक के अंदर जो आपको एक डाटा मिलेगा वो आपको इस स्लाइड के ऊपर नहीं मिल सकता। बुक के अंदर बड़ा सॉलिड पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। मे बी के जो मैं जिनको मेन पॉइंट्स समझ रहा हूँ वो मेन पॉइंट्स ना हो, उनसे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर ना हो, जो बुक पे लिखा है उनसे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो। तो इसलिए मैं बारहा कह रहा हूँ कि बुक से आप ज़रूर पढ़ें। आपको मैंने एक शेयर भी की हुई है, मार्केट से अगर आप लेने जाएँ तो मेरे ख्याल से अगर आप न्यू लें तो 400 की जस्ट है बुक, और अगर सेकंड हैंड लें तो 200 की मिल जाएगी, आपको आसानी से मिल जाएगी। कोशिश करें कि बुक को फॉलो करें, मज़ीद फॉलो करें। इसके बाद क्योंकि आपको मैंने अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बुक से देने, जिसके अंदर आप मल्टीकुलरिटी डिटेक्ट करेंगे, उनके रेमेडियल मेजर्स कि उनको रिमूव कैसे करना है वो भी आप करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स क्या होती हैं कि जी जब हमारे पास हमें पता लग गया है कि डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी है तो ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट्स वो भी वायलेट हो रहे हैं, तो हमने करना क्या है? ऑब्वियसली हमने अपने रिजल्ट्स को स्टेबल करने के लिए उनके अंदर जो है प्रिसीजन को मोर एक्यूरेट करने के लिए हमने कुछ ना कुछ तो करना है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक बंदा बीमार पड़ा है हम उसको मेडिकेशन ना करें। हाँ, यहाँ पर ये मल्टीकुलरिटी एक बीमारी है जो डाटा को लगी हुई है, तो हमने इसको एनी हाउ रिमूव करना है। कोविड-19 चल रहा है तो हमारी कोशिश भी चल रही है कि इसको रिमूव किया जा सके। बेशक इसका इलाज बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्टिव चीज़ें मौजूद हैं। तो इसी तरह जो ये मल्टीकुलरिटी, इसके लिए एक मुकम्मल तौर पर इलाज मौजूद नहीं है इसका मल्टीकुलरिटी का, लेकिन एक सपोर्टिव चीज़ें मौजूद हैं जिसकी मदद से हम डाटा को मोर प्रिसाइज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, अगर स्वीयर केस मल्टीकुलरिटी इसको हम कम कर सकते हैं, मॉडरेट की तरफ लेके आ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम स्वीयर को नो मल्टीकुलरिटी केस के अंदर ले आएँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल भी है लेकिन बहुत रेयर चांसेस में, वो एक बाई चांस होगा, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई बंदा कोई भी मेथड यूज़ करेगा एंड बाई चांस आ जाए, जिसको तुक्का कहते हैं, वो लग जाएगा। लेकिन ओरिजिनल तौर पर इसका कोई भी इसका सॉलिड मेथड मौजूद नहीं है। तो रेमेडियल मेजर्स क्या कहती हैं? तो इसके लिए वो कहते हैं 2 चॉइसेस हैं आपके पास, बड़ी इंपॉर्टेंट चॉइस हैं। पहला तो ये कह रहा है कि कुछ ना करो, छोड़ दो, और दूसरा कह रहा है कुछ कर लो। जिस तरह कोविड-19 इसका इलाज मौजूद नहीं है, तो एक बंदा कह रहा है यार पेशेंट्स के ऊपर पैसे लगाने, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, अब इसका इलाज ही नहीं मौजूद है, इसको छोड़ दो, साइड पे करो। दूसरा कहता है नहीं यार, होप फॉर द गुड, इसको कुछ ना कुछ करो, इसको कुछ ना कुछ इलाज दो, मे बी कि इसका कुछ बेहतर रिजल्ट मिल जाए, कुछ इसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए तो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो यही काम वही इधर है। तो पहला पॉइंट है डू नथिंग, वो कहते हैं कुछ ना करो, इसको छोड़ दो ऐसे ही कि डाटा के अंदर ये तो मौजूद होनी है। जब भी आप डाटा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमारा आपको मैंने बताया था कि मल्टीकुलरिटी एक सैंपल फिनोमेना, नॉट ए पॉपुलेशन फिनोमेना।
हम जब भी रिजल्ट्स लेते हैं, जब भी डेटा इकट्ठा करते हैं, सैंपल से इकट्ठा करते हैं, नॉट पॉपुलेशन। हमारा काम ही यही है स्टैट्स में कि सैंपल के ऊपर रिजल्ट्स कैलकुलेट करके उसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि दिस पॉपुलेशन विल रिजल्ट दिस, कि इस पॉपुलेशन के ये रिजल्ट्स होंगे, हम उसको एस्टिमेट करते हैं, ये हमारा काम है। तो अब चूंकि हम ये मल्टीकुलरिटी सैंपल का फिनोमेना है, तो सैंपल में से ये तो रिमूव ही नहीं हो सकती मुकम्मल तौर पर। तो इस वजह से वो कह रहा है कि जी डू नथिंग, कि कुछ ना करो, इसको छोड़ दो, ये इसी तरह अपने रिजल्ट्स को आप कैरी आउट करें। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। ये वही मतलब कि अल्लाह शिफा देगा, बंदा कुछ नहीं करेगा। यही काम है मल्टीकुलरिटी का। सबसे पहला केस यही है कि डू नथिंग, कुछ ना करें। व्हेन मल्टीकुलरिटी is such that it is not affecting results with severity, then we may tolerate it। जब ये severe केस नहीं होगा तो हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं कि जी डू नथिंग, कि कोई मसला नहीं, उसको इसी तरह प्रोसीड करें। क्योंकि कुछ डेटा सेट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद होनी ही होती है। ये तो एक एग्जाम्पल भी है कि एक कह लें कि जी एक कंजप्शन है किसी चीज़ की, और उसके वो रिग्रेस कर रही है वेरिएबल्स के ऊपर, इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर। टू वेरिएबल्स हैं, एक कंजप्शन, कोई भी चीज़ है, कोई किसी भी चीज़ की कंजप्शन, वो डिपेंड कर रही होती है बंदे की वेल्थ के ऊपर और इनकम के ऊपर। अब देखिए इनकम और वेल्थ, ये दो चीज़ें जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये दोनों आपस में कोलिनियर हैं। जिस तरह बंदे की जो इनकम इंक्रीज होती है उसकी वेल्थ भी इंक्रीज होती है, तो ये तो आपस में ऑलरेडी कोलिनियर है। तो जब इस तरह के केसेस आ जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जी क्या ये स्वीयर केस है या मॉडरेट केस है। अगर तो मॉडरेट केस है तो हम कह सकते हैं कि डू नथिंग, ये तो अब एक नेचुरल फिनोमिना है। एक बंदे की इनकम इंक्रीज हो रही तो वेल्थ भी इंक्रीज होगी, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें। अगर आप कोई भी मेथड से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो स्टडी है वो इफेक्ट होगी, जो थ्योरी है ऑफ द ग्राउंड्स इसके ऊपर बहुत इफेक्ट होगा, वो एक गलत हो जाएगी। तो इसलिए वो कहता है कि पहला मेथड तो ये है कि कुछ ना करो, दैट्स ऑल, जो चल रहा है चलने दो, अल्लाह नहीं के मान। ओके, अब सेकंड मेथड वो क्या है? ये सेकंड फॉलो सम रूल्स ऑफ थंब, यानी कि कुछ रूल्स हैं जिनके ऊपर अप्लाई करके हम मल्टीकुलरिटी जो है उसके स्वीयर केस को हम कम कर सकते हैं। तो उसके जो मेथड्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन है ड्रॉपिंग ए वेरिएबल एंड स्पेसिफिकेशन बायस। अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहा है हमने मॉडल के अंदर मेरे पास 7-8 वेरिएबल हैं जिनके अंदर मैंने चेक किया ये कुछ वेरिएबल्स आपस में कोलिनियर हैं या मल्टीकोलिनियर है। तो मल्टीकुलरिटी को एक रिमूव करने का मेथड ये भी है कि जी कोई एक वेरिएबल को रिमूव कर दिया जाए। हम चेक करेंगे इसको क्वेश्चन और टर्मिनेशन से, हम 1 बाय 1 हम मॉडल के अंदर ऐड करके देखेंगे कि जी कौन सा वेरिएबल कितने परसेंट वेरिएशंस को एक्सप्लेन कर रहा है। पहला जो वेरिएबल था उसको y को हमने पहले वेरिएबल के साथ चेक किया, उसका मॉडल बनाया, उसका आर स्क्वायर चेक किया जी, उसको ने 20% दे दिया। फिर दूसरे को ऐड किया। जैसे जैसे हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम ऐड करते जाएंगे हमारा मॉडल जो है ये मॉड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर को एक हाई वैल्यू देता जाएगा। पहली दफ़ा 20 है, उसके बाद पॉसिबल है 30 आ जाए, फिर 37 आ जाए, फिर 50 आ जाए। तो जो दो कोलिनियर वेरिएबल्स हैं इनको हमने एंड पे रख लिया और उनसे पहले पहले जो आर स्क्वायर था वो 70% आ रहा था, तो हमने एक और वेरिएबल को ऐड किया तो वो 72% आ गया। लेकिन जब आखिरी वेरिएबल जो कोलिनियर था सेकंड लास्ट वेरिएबल से उसको ऐड किया तो 72% से ये जंप कर गया 90% पे। क्यों? ये आपको मैंने बताया कि हाई आर स्क्वायर आता है क्योंकि ये जब मल्टीकुलरिटी होती है मॉडल के अंदर। अब मल्टीकुलरिटी किस तरह आ रही है, यानी कि दो वेरिएबल जो कोलिनियर थे मैंने आपको बताया, जो हमने उसको लास्ट पे रख के ऐड किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब दोनों में से एक वेरिएबल को ऐड किया तो 70% से 72% की तरफ फॉलो हो गया क्वेश्चन और टर्मिनेशन, और जब आखिरी वेरिएबल जो कोलिनियर था उसको ऐड किया तो 72% से वो 90% पे जंप कर गया। तो जब इस तरह के केसेस होंगे तब हम ये भी कर सकते हैं कि जी एक वेरिएबल को हम ड्रॉप कर देंगे जो आखिर पे हमने वेरिएबल ऐड किया था, हालांकि उसका इतना इफेक्ट नहीं था, लेकिन
उसको ऐड करने से 18% डायरेक्ट इंक्रीज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीकुलरिटी। तो हमने क्या किया, जो हमने वो कहते हैं तो उसको ड्रॉप कर दो, जिसकी तो जो 72% हमारे रिजल्ट्स हैं हम कहते हैं यार यही बेहतर है, बजाय कि हम एक वेरिएबल के ऐड करने से अपने मॉडल को ख़राब करें, अपने प्रिसीजन को ख़राब करें, अपनी एस्टिमेशन प्रेडिक्शन के हम उसको सराते मुस्तकीम से साइड पे ले जाएं। तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को हम ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल को ड्रॉप करने से मल्टीकुलरिटी बिल्कुल कम तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है। एक वो ये है कि स्पेसिफिकेशन बाइस हो जाएगी। स्पेसिफिकेशन बाइस यानी कि हम मॉडल को एक कम्प्लीटली फिट नहीं कर सकें, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि दिस वेरिएबल डिपेंड्स ऑन दिस 7 वेरिएबल्स, कि ये एक वेरिएबल है, ये 7 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल बेस पर सारा कुछ कर करा के कि ये वेरिएबल्स का मॉडल में ऐड होना ज़रूरी है, लेकिन हम बाद में क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको रिमूव कर रहे हैं। उसको रिमूव करने से हमें क्या नुकसान हो रहा है कि हमारी जो मॉडल की स्पेसिफिकेशन है वो बाइस आ रही है, यानी कि उसमें एक एरर आ रही है। तो दिस वन इज, ये एक ड्रॉप है कि इस मेथड का, ड्रॉपिंग ए वेरिएबल एंड स्पेसिफिकेशन वाइज। इसको आप रीड आउट कर ली, और काइंडली मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको बुक से भी लाजमी पढ़िएगा, आपको पता चले कि इसके अंदर मज़ीद क्या इसमें ऐड हो सकता है, क्या एक बेहतर आप इसको बुक से पढ़ सकते हैं। मोर ओवर अगर आपको डिफ़िकल्टी आई मेरे लेक्चर से, तो इसके मल्टीकुलरिटी के भी हवाले से, इकोनोमेट्रिक्स के वाले यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लेक्चर पढ़ें। आप कोशिश करें मेरे साथ कंसर्न कर लें कि जी सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ आ रहा, आप थोड़ा सा असिस्ट कर दें, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको असिस्ट कर दूँ। लेकिन अगर आप ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप एक से ज़्यादा बंदों से भी पढ़ लें, एक से ज़्यादा बंदों से भी कंसर्न कर लें, क्योंकि मेरे पास मेरे अपने कंसेप्ट हैं, मैंने जिस टीचर से पढ़ा है या जहाँ जहाँ से भी नॉलेज लिया, मैंने अपने हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक दूसरा पर्सन होगा वो अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करेगा, आपको पॉसिबल है कि डिफरेंट एक थिंकिंग लेवल के हिसाब से आपको वो बंदा बता सके, चाहे वो एक यूट्यूब पे ही लेक्चर पढ़ाए या कोई और है। तो कोशिश किया करें कि एक चीज़ को मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ें। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बुक जो है ये भी एक मल्टीपल सोर्स है, आप बुक से भी लाजमी पढ़ें इसको, बुक से भी, और यूट्यूब से अगर आप पढ़ना चाहें दैट्स रियली गुड। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे लेक्चर मौजूद हैं, मैंने खुद यूट्यूब से भी पढ़ता रहा हूँ, मैं वहाँ से भी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनसे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है।